अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक हो सब? अच्छा बेटा, आज हमारा चैप्टर नंबर 9 का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर हम एक तो पूरे चैप्टर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के अंदर उसको समराइज करेंगे। और लास्ट पे आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और न्यूमेरिकल्स कुछ रहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ चैप्टर नंबर 9 से। बेटा, चैप्टर नंबर 9 है था हमारा फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, लाइट का इंटरेक्शन उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जिनका साइज बहुत छोटा है, जिनका साइज कंपेरेबल होता है टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। बेटा, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दो थ्योरीज के साथ, कि लाइट के बारे में दो थ्योरीज थी। एक थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी और एक थी हाइजेंस वेव थ्योरी, कि लाइट प्रोपेगेट किस तरह से करती है। तो बेटा, न्यूटन का आइडिया ये था कि लाइट की नेचर कॉर्पस्कुलर नेचर है, यानी लाइट की नेचर दानेदार नेचर है। छोटे छोटे ग्रेन्स, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से छोटे छोटे ग्रेन्स निकलते हैं, यानी लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। लाइट एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। जबकि इसके बरक्स जो दूसरी थ्योरी थी वो थी हाइजेंस वेव थ्योरी। बेटा, हाइजेंस के मुताबिक लाइट जो है वो प्रोपेगेट करती है, ट्रेवल करती है सोर्स से इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो हमने अभी डिसीजन नहीं लिया कि कौन सी लाइट कौन सी नेचर रखती है, दोनों में से कौन सी थ्योरी ठीक है। बेटा, हमने कुछ फिनोमिनाज को अंडरस्टैंड किया। जैसे हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया इंटरफेरेंस को। हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट हमें इंटरफेयर करती हुई नजर आई। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक फ्रिंज पैटर्न बना, मैक्सिमा मिनिमा बने। तो हमने ये कंक्लूड किया कि ये जो मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से बन रहे हैं। तो इंटरफेयर करना बेटा वेव्स की प्रॉपर्टी है। पार्टिकल्स इंटरफेयर नहीं करते। दो छोटी वेव्स मिलकर एक बड़ी वेव बना देती हैं, या दो छोटी वेव मिलकर एक रिजल्टेंट छोटी वेव बनाती हैं। या तो एम्पलीट्यूड उन दोनों वेव्स का बढ़ जाता है या एम्पलीट्यूड उन दोनों वेव्स का कम हो जाता है, यानी या कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। बट बेटा, पार्टिकल्स के साथ ऐसा नहीं होता। तो जब इंटरफेरेंस साबित हुई तो हमें थोड़ा थोड़ा महसूस होना शुरू हो गया जी लाइट वाकई इंटरफेयर कर रही है। फिर इंटरफेरेंस से रिलेटेड हमने फिनोमिनाज पढ़े कि इंटरफेरेंस थिन फिल्म्स में कैसी होती है, न्यूटन रिंग्स जो बन रहे थे वो किस वजह से बन रहे थे। फिर हमने इंटरफेरेंस को अप्लाई किया अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर, बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस को या अननोन वेवलेंथ्स को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। फिर बेटा हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने डाइफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड किया कि लाइट की जो वेव्स हैं वो डाइफ्रैक्ट करती हैं, लाइट डाइफ्रैक्शन शो करती है। लाइट हर्डल के किनारों से बेंड हो जाती है। और बेटा बेटा किसी भी हर्डल के किनारे से बेंड होना वेव्स की प्रॉपर्टी है। पार्टिकल्स जो हैं वो हर्डल्स के किनारों से बेंड नहीं होते। तो फिर बेटा हमने कहा कि जी लाइट अगर डाइफ्रैक्शन शो कर रही है इसका मतलब ये है कि लाइट वेव नेचर रखती है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज वेव्स के साथ मिलती हैं। फिर बेटा हमने डाइफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट को अंडरस्टैंड किया। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज कैसे किया जाता है, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की हेल्प से हम वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सीखा सारा। फिर बेटा हमने एक्सरेज की, एक्सरेज जो कि ऐसी वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है, उनकी डाइफ्रैक्शन को सीखा। और ये भी सीखा कि एक्सरे डाइफ्रैक्शन को यूज करके हम किस तरह से इंटरप्लेनर स्पेसिंग किसी क्रिस्टल की बता सकते हैं।
फिर हम बेटा आगे मूव किए चैप्टर की तरह, चैप्टर में लास्ट टॉपिक पर गए। तो लास्ट टॉपिक था पोलराइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है और पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। बेटा पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो ट्रांसवर्स वेव्स शो करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइजेशन शो नहीं करती, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा कि लाइट पोलराइजेशन भी शो करती है। अब बेटा अगर लाइट पोलराइजेशन शो कर रही है, और पोलराइजेशन तो शो ही लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव्स करती हैं, इसका मतलब है पोलराइजेशन वाले फिनोमिने फिनोमिने ने ना सिर्फ ये साबित किया कि लाइट वेव है, बल्कि आपको ये भी प्रूव करके दिया, इस बात पर भी स्टैंप लगा के दे दी कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो इन तीनों से, इंटरफेरेंस से, डाइफ्रैक्शन से, पोलराइजेशन से, ये चीज 100% कंफर्म हो गई कि लाइट की नेचर वेव नेचर है। यानी ये चीज साबित हो गई कि हाइजेंस वेव थ्योरी ठीक थी और न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ठीक नहीं थी। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने साबित कर दिया कि लाइट की नेचर वेव नेचर होती है। हाइजेंस वेव थ्योरी बिल्कुल ठीक है कि लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लेकिन बेटा इसके ये कोई थ्योरी ज्यादा लॉन्ग नहीं चल सकी। कुछ तकरीबन आप कह लो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के 1 साल के बाद आके आइंस्टाइन ने ये प्रूव करना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि जो लाइट की नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। फोटॉन का कंसेप्ट आ गया, प्लांक्स अजम्पशन आ गई, उसने कहा कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स निकलती है। तो आइंस्टाइन ने उन पैकेट्स को फोटॉन्स का नाम दिया। तो दोबारा से डिबेट यही शुरू हो गई कि लाइट की नेचर पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने ये साबित किया है कि लाइट की नेचर वेव नेचर है। तो बच्चों फिर जब आइंस्टाइन आया तो उसने दोबारा से वही डिबेट शुरू की कि लाइट की नेचर आया वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, क्योंकि कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो लाइट को वेव समझकर एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। वो अगर हम पार्टिकल नेचर समझें लाइट को, तो फिर वो फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ। तो उन इन फिनोमिनाज को हम तब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक लाइट की नेचर को पार्टिकल नेचर ना समझा जाए, या पार्टिकल नेचर लाइट वहाँ पार्टिकल के तौर पर बिहेव ना करे। यानी इन फिनोमिनाज के अंदर लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। तो साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि लाइट की नेचर ड्यूअल नेचर होती है। कुछ फिनोमिनाज में लाइट एज अ वेव बिहेव करती है, और कुछ फिनोमिनाज में एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। तो अभी चैप्टर नंबर 9 में हमने आपको ये साबित करके दिया है कि लाइट की नेचर वेव नेचर है। बेटा नेक्स्ट ईयर जब आप सेकेंड ईयर के अंदर जाओगे तो आप चैप्टर नंबर 19 पढ़ोगे, और उस चैप्टर के अंदर हम ये साबित करेंगे कि लाइट की नेचर पार्टिकल नेचर है। इसीलिए चैप्टर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि लाइट बड़ी मिस्टिकल है, इसके बारे में बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रही हैं, ये साइंटिस्ट को, लोगों को बड़ा हैरान करती रही है। तो बेटा उसी हैरानी के अंदर हम आज तक घिरे हुए हैं। तो बेटा अब चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारे थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं और न्यूमेरिकल्स रहते हैं। जी तो बेटा 9.8 शॉर्ट क्वेश्चन है। इन द वाइट लाइट स्पेक्ट्रम obtained with grating, diffraction grating, the third order image of wavelength coincides with the fourth order image। यानी डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात कर रहा है बेटा, और कहता है कि थर्ड ऑर्डर इमेज जो है उसकी उस डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो उसका जो थर्ड ऑर्डर इमेज है वो कोइंसाइड करता है फोर्थ ऑर्डर इमेज के साथ। थर्ड ऑर्डर में इमेज का मतलब है n इज इक्वल टू 3, और फोर्थ ऑर्डर इमेज का मतलब है n इज इक्वल टू 4 ऑफ सेकेंड वेवलेंथ। दो वेवलेंथ्स हैं, दो अलग व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, दो अलग अलग वेवलेंथ्स की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टू वेवलेंथ्स, आपने कैलकुलेट करनी है उन दोनों वेवलेंथ्स की रेशियो। तो बच्चों डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात हो रही है, तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का आपको फार्मूला याद होगा कि डी साइन थीटा इक्वल होता है एन लेमडा के। अब बेटा
थर्ड ऑर्डर इमेज की बात कर रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर देखें, ये थर्ड ऑर्डर इमेज, एक वेवलेंथ के थर्ड ऑर्डर इमेज की बात कर रहे हैं। थर्ड ऑर्डर इमेज का मतलब है एन की वैल्यू 3, तो एन की जगह पर मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट वेवलेंथ के लिए एन की वैल्यू 3 आ गई। फिर उसके बाद फोर्थ ऑर्डर इमेज के लिए जो सेकंड वेवलेंथ है, यानी जिसको लेमडा 2 हम कह रहे हैं, उसके लिए फोर्थ ऑर्डर इमेज है, यहाँ एन की वैल्यू आपको 4 गिवन है, तो सेकंड वेवलेंथ के लिए हमने एन की वैल्यू 4 पुट कर दी। अब हमें कैलकुलेट द रेशियो, हमें क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, रेशियो कैलकुलेट करनी है दोनों वेवलेंथ्स की। तो हम क्या करेंगे, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग सेम ही है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग सेम है, मतलब डी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम लेमडा 1/2 करने के लिए हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, क्योंकि हमें रेशियो कैलकुलेट करनी थी। तो बेटा इस इक्वेशन की देखें, दोनों की लेफ्ट साइड तो सेम है, जब दोनों लेफ्ट साइड सेम सेम लेफ्ट साइड एक की है, सेम लेफ्ट साइड दूसरे की है, तो इन दोनों की जो रेशियो का आंसर है वो 1 आएगा। तो बेटे अब अगर हम राइट साइड को डिवाइड करें तो 3 λ1/4 λ2 आता है। तो बेटा अगर हम रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 3 इधर जाकर डिवाइड होगा, तो इनकी रेशियो किसके इक्वल आ गई है, 4/3। अब 9.9 शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ऑब्टेन, आप कैसे लेंगे, हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यानी आप एन की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, एन होता है ना ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, तो आप एन की वैल्यू को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, मोर एन लेना चाह रहे हैं। तो किस तरह से ले सकते हैं ये पूछ रहे हैं। बात हो रही है बेटा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, तो आपको पता ही है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो इक्वेशन है वो ये होती है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। अब बात कर रहा है कि हम मोर ऑर्डर यानी एन की वैल्यू को बढ़ा कैसे सकते हैं, तो लेमडा उधर जाकर डिवाइड होगा, इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। तो अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है बेटा कि जो एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के। डी क्या होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। जब इनवर्सली, अब अगर आप एन की वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप खुद सोचें एक लम्हे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बेटा आपको एन को बढ़ाने के लिए डी को बढ़ाना पड़ेगा, और एन को बढ़ाने के लिए आपको वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आप डी को बढ़ा के डी बढ़ेगा तो एन इंक्रीज करेगा, इसी तरह अगर लेमडा कम होगा तब भी एन इंक्रीज करेगा। तो आप डी को बढ़ाएं या लेमडा को कम करें, दोनों सूरतों में आप मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यानी एन ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको आप बाई वर्ड कैसे लिखेंगे, तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है। अब इसको कर लीजिएगा, बात वही है जो मैं आपको बाई वर्ड समझा चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 10th वाले शॉर्ट क्वेश्चन पे, वाई पोलराइड सनग्लासेस आर बेटर देन द ऑर्डिनरी सनग्लासेस। कहते हैं बेटा जो ऑर्डिनरी सनग्लासेस हैं उनके मुकाबले में जो पोलराइड सनग्लासेस हैं वो बेहतर कैसे होते हैं। तो बेटा अभी रिसेंटली हमने टॉपिक पढ़ा है पोलराइजेशन वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पोलराइड होता है वो लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देता है। तो अगर बहुत ज्यादा सनी डे है या आप रात के वक्त ड्राइविंग कर रहे हैं, तो बेटा ऑर्डिनरी ग्लासेस की बजाय हमें पोलराइड सन ग्लासेस यूज करने चाहिए, जिससे हमारी आंखों में पड़ने वाली जो लाइट होगी वो बहुत कम हो जाएगी। जो ऑर्डिनरी सन ग्लासेस हैं उनमें लाइट एज इट इज सारी की सारी पास कर जाती है, बहुत इंटेंस लाइट हमारी आंखों की तरफ जा रही होती है, जिससे हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। बट अगर हम पोलराइड सन ग्लासेस यूज करेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी अनपोलराइज की निस्बत, जिससे ग्लेयर कम हो जाएगा, यानी वो जो रोशनी जो वो कह रहे हैं कि चमक हमारी आंखों में पड़ रही होती है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो पोलराइड सनग्लासेस कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर देन द ऑर्डिनरी सनग्लासेस, सो हमें प्रेफर करने चाहिए पोलराइड सनग्लासेस। 11th शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कहते हैं बेटा आप अनपोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड में फर्क कैसे कर सकते हैं। बेटा जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है वो ऐसी लाइट होती है
जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर सके, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन की हर पॉसिबल डायरेक्शन होती है, मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं, उसको अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। जबकि पोलराइज्ड लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन की ओनली वन डायरेक्शन होती है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप दो पोलराइज एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस करवाएं। जब आप दो पोलराइज एक दूसरे के, एक साइड से अनपोलराइज लाइट आ रही हो, आप उसके सामने दो पोलराइड या पोलराइजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस करवाएंगे, तो आपको दूसरे पोलराइज के बाद कोई लाइट देखने को नहीं मिलेगी। बेटा लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी माउंटेन की, आप जरा वो पिक्चर सामने लेके आए। जब हमने दो पोलराइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे, तो हमें वो जो सामने पहाड़ था वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि लाइट नहीं आ रही। आधी लाइट एक पोलराइड ने ब्लॉक कर दी, आधी लाइट दूसरे पोलराइड ने ब्लॉक कर दी। तो लाइट ब्लॉक हो गई, हमें कोई लाइट नहीं मिल रही थी। तो इसी चीज को बेटा एक्सप्लेन किया गया है सेंटेंसेस की फॉर्म में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। 12 वाला बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में तो नहीं आती, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन बेटा ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आती तो आपने नहीं करनी। बेटा करनी है, ये एज एन एमसीक्यू भी पूछी जा सकती है। तो बेटा फर्स्ट वाली देखें। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ये यहाँ पर ब्लैंक है। फॉलोइंग प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो हाइजेंस प्रिंसिपल का ये पहला पास्टुलेट है। सेकंड है बेटा, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस फॉर वायलेट लाइट इज डैश देन दैट ऑफ ग्रीन लाइट। बेटा आपको याद होगा, जो विजिबल लाइट है उसके कलर्स का पैटर्न ये होता है विबगर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जो जो हम इस साइड पर जाते हैं बेटा, लेमडा बढ़ता जाता है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है। तो जो डेल्टा वाई है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब देखें, वायलेट से किधर जा रहा है? वायलेट से जा रहा है ग्रीन की तरफ। तो वायलेट से ग्रीन की तरफ। तो बेटा वायलेट से ग्रीन की तरफ जाने का मतलब है लाइट इज लेस देन द ग्रीन लाइट। जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो वायलेट में लेस होंगी, वायलेट में लेस होंगी, और ग्रीन के अंदर क्या होंगी? वो ज्यादा होंगी। जो डिस्टेंस है वो वायलेट में बेटा, मैं बताना असल में ये चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस जो है बिटवीन फ्रिंजेस वो वायलेट में छोटा होता है, क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ कम होती है। और ग्रीन कलर की जो फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, बिकॉज ग्रीन लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है। इसके बाद बेटा थर्ड वाली फिल इन द ब्लैंक है। द डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस पैटर्न इंक्रीजेस एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इंक्रीज। तो बेटा ये ऊपर वाली ही सेम है, मैं ऊपर एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ कि डेल्टा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ के इंक्रीज करने से जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा। फोर्थ है बेटा, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज टू मेक डाइफ्रैक्शन पैटर्न फॉर येलो लाइट। यानी लाइट कौन सी इंसिडेंट हो रही है? पहले येलो, एंड देन फॉर रेड लाइट। तो दो लाइट चेंज कर रहा है, येलो से रेड। बेटा येलो से रेड हो रहा है, इट मीन्स कि वेवलेंथ बढ़ रही है। देन द डिस्टेंस बिटवीन रेड स्पॉट्स विल बी ग्रेटर देन दैट फॉर येलो लाइट। तो वेवलेंथ चूंकि रेड की ज्यादा है, तो डिस्टेंस भी इनके बीच ज्यादा होगा एज कंपेयर टू येलो लाइट। फिफ्थ वाला है बेटा, द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिवील्स दैट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। पोलराइज किया ही ट्रांसवर्स वेव्स को जा सकता है। इट मींस अगर लाइट पोलराइजेशन शो कर रही है, अगर लाइट को पोलराइज किया जा सकता है, तो ये साबित होता है कि लाइट की जो वेव्स हैं, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स। पोलराइड इज अ कमर्शियल पोलराइजर, पोलराइजिंग मटेरियल। पोलराइड क्या होता है बेटा? पोलराइड ऐसा मटेरियल है जो लाइट को पोलराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोलराइज करने का मतलब
पोलराइज करने का मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीपल वाइब्रेशंस को सिंगल प्लेन के अंदर कंसाइज कर देते हैं, सिंगल प्लेन के अंदर बंद कर देते हैं। हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रही थी, पोलराइज होने के बाद वो सिर्फ एक प्लेन के अंदर वाइब्रेट कर रही होगी। फिर बेटा सेवंथ वाला है, अ पोलराइड ग्लास रिड्यूसेस ग्लेयर ऑफ लाइट। तो पोलराइजर जो है या पोलराइड जो है वो ग्लेयर को रिड्यूस करता है। अब आते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स की तरफ। चार न्यूमेरिकल्स हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, वो अगर आपने देखना हो तो वो भी वीडियो अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। अब आते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल पे। बेटा इसके जो चार न्यूमेरिकल हैं नेक्स्ट, वो सारे सेम है, एक ही फार्मूला यूज होने वाला है। चारों जो न्यूमेरिकल्स हैं 5 6 7 8, चारों न्यूमेरिकल्स डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के हैं। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का आपको अगर फार्मूला याद है तो मेरा नहीं ख्याल आपको इन चार न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बेटा 9.5 है, अ सेकंड ऑर्डर मींस आपको n गिवन है, n की वैल्यू 2 गिवन है। स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 38 डिग्री। बेटा ये आपको एंगल गिवन है। व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैविंग 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर। नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर कितनी है? 5400। डिटरमन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, आपने क्या डिटरमाइन करनी है? आपने लैम्डा डिटरमाइन करना है। तो n इज इक्वल टू 2 गिवन है आपको बेटा। फिर आपको थीटा गिवन है 38 डिग्रीज। फिर आपको l गिवन है पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर है, और उसमें नंबर ऑफ लाइंस 54 गिवन है। फाइंड करनी है आपने वेवलेंथ। बेटा आपको फार्मूला याद होगा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, याद करने की कोशिश करें। d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ आपको सारी चीजें गिवन हैं, आपको जस्ट लैम्डा वैल्यूएट करना है। तो आप इक्वेशन को रीराइट करेंगे और लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। अब बेटा अगले न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। अगला न्यूमेरिकल है, अ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग। लाइट इंसिडेंट हो रही है एक ग्रेटिंग के ऊपर। ग्रेटिंग मतलब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसमें आपको 2500 लाइंस पर सेंटीमीटर है। कंप्यूट दी वेवलेंथ, आपने क्या कैलकुलेट करनी है? वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर विच डेविएशन इन सेकंड ऑर्डर, ये आपको n गिवन है, इस 15 डिग्री, और थीटा है 15 डिग्री। थीटा 15 डिग्री हो गया। l लेंथ चूंकि 1 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ लाइन्स हैं 2500। अगेन वही फार्मूला, सेम न्यूमेरिकल, जस्ट वैल्यूज चेंज की हुई हैं। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अगेन हमने फार्मूला वेवलेंथ के लिए सॉल्व करके वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। बेटा लेट्स मूव ऑन सेवंथ न्यूमेरिकल। सोडियम लाइट, जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है 589 नैनोमीटर्स, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग। लाइट इंसिडेंट हो रही है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, जिसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस 3000 है पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर? व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर? बेटा तवज्जो कीजिएगा, आपने क्या फाइंड करना है? हाईएस्ट ऑर्डर फाइंड करना है, यानी आपने एन कैलकुलेट करना है ऑफ द स्पेक्ट्रम विद दिस ग्रेटिंग। तो क्या क्या चीजें गिवन है बेटा? आपको वेवलेंथ गिवन है, नैनोमीटर्स में है, नैनो 10⁻⁹ होते हैं। लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है, एन है 3000। फाइंड आपने करना है एन। तो बेटा अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। एन मैक्सिमम फाइंड करना है, यानी मैक्सिमम ऑर्डर आप कितना ले सकते हैं। तो बेटा एन कैलकुलेट करना है। हमने इक्वेशन को सॉल्व किया एन के लिए। तो अब देखें बेटा, जो एन मैक्सिमम, एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। बात समझने वाली ये है कि सर यहाँ 90 कहाँ से आया, हमें तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था। बेटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये गिवन है, आपको हाईएस्ट ऑर्डर निकालना है। हाईएस्ट ऑर्डर मतलब एन मैक्सिमम निकालना है। तो एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। एन तब मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम होता है 90 डिग्री के ऊपर। इसलिए थीटा की वैल्यू हमने क्या रिप्लेस की है? हमने 90 डिग्री। तो जब साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, साइन 90 की जगह पे 1 आ जाएगा, डी ओवर लैम्डा बन गया। अब डी जो है दिस इज ग्रेटिंग एलिमेंट, और आपको बताया हुआ है कि डी जो है मेरा बेटा वो एल ओवर एन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर।
एल ओवर एन। तो डी की जगह पर क्या आ गया बेटा, डी की जगह पर आ गया एल ओवर एन इंटू लैम्डा। एल भी गिवन है 0.01 सेंटीमीटर्स, आपको एन भी गिवन है और आपको वेवलेंथ भी गिवन है। तो ये आपका एन निकल के आ गया। 5.66 है जिसको राउंड ऑफ करके हम 5 ही कंसीडर करेंगे। अब बेटा अगला हमारा 8th न्यूमेरिकल है, ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ। लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 480 नैनोमीटर्स। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर इंसिडेंट हो रही है। सेकंड ऑर्डर इमेज, सेकंड ऑर्डर इमेज मतलब एन की वैल्यू 2, तो एन की वैल्यू 2 आ गई। फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, आपको एंगल गिवन है थीटा 30 डिग्री। फॉर द सेंट्रल इमेज, हाउ मेनी लाइंस इन अ सेंटीमीटर। आपने हाउ मेनी लाइंस, आपने क्या बताना है बेटा, आपने नंबर ऑफ लाइंस बतानी है। तो एन कैलकुलेट, नंबर ऑफ लाइंस यानी कैपिटल एन कैलकुलेट करना है। और पर सेंटीमीटर यानी आपको लेंथ तो गिवन है कि 1 सेंटीमीटर, फाइंड करना है आपने एन। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए वही फार्मूला, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं कैलकुलेट करना। जो स्मॉल एन होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन। जो कैपिटल एन है दैट इज नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या डिफरेंस है। तो बेटा इस फार्मूले के अंदर हमने डी की जगह पर रिप्लेस कर दिया एल ओवर एन, क्योंकि आपको पता है डी ग्रेटिंग एलिमेंट होता है और इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल ओवर एन, कैपिटल एन लेंथ और एन इज द नंबर ऑफ लाइंस। अब कैपिटल एन निकालने के लिए क्या करना होगा बेटा, कैपिटल एन फाइंड करने के लिए ये जो एन है ये इधर जाएगा और एन लैम्डा जो है वो पूरे का पूरा उठ के इधर आ जाएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डेफिनेटली इधर आकर डिवाइड होगा। तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह बन जाएगी। अब बाकी रेस्ट आपने क्या करना है, आपने जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज आपको गिवन है। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं 9th न्यूमेरिकल के ऊपर। 9th और 10th वाला जो न्यूमेरिकल है ये दोनों एक्सरे डायफ्रैक्शन के हैं। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन वाला आपको ब्रैग्स इक्वेशन याद होनी चाहिए। ब्रैग्स इक्वेशन थी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो एक्सरे है, एक्सरे की वेवलेंथ आपको गिवन है 0.150 नैनोमीटर। बेटा इसको आप 1.5 10⁻⁻10 भी लिख सकते हैं। तो आपको वेवलेंथ गिवन है लेमडा फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है एन की वैल्यू 1 गिवन है। एट अ ब्रैग्स एंगल आपको एंगल गिवन है 13.3 फॉर क्वार्ट्स क्रिस्टल सिलिकॉन डाई, क्वार्ट्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहते हैं। व्हाट इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, आपने इंटरप्लेनर स्पेसिंग बतानी है। और इंटरप्लेनर स्पेसिंग को हम ब्रैग्स इक्वेशन के अंदर डी से डिनोट करते हैं, ऑफ आर रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स इन द क्रिस्टल। तो ये आपको डाटा गिवन है बेटा, वेवलेंथ गिवन है, आपको ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन गिवन है एन इज इक्वल टू 1, आपको थीटा गिवन है, आपने फाइंड करना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी डी। तो ब्रैग्स इक्वेशन के मुताबिक बेटा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। यहाँ से इक्वेशन को डी के लिए सॉल्व करें और आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ अंडरगोज, ये मेरे सामने भी शो नहीं हो रहे। इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस टू क्रिस्टल फेस इज 26.5 डिग्री। यानी आपको फर्स्ट ऑर्डर गिवन है, यानी एन की वैल्यू आपको 1 गिवन है, एन की वैल्यू आपको 1 गिवन है और थीटा गिवन है 26.5 डिग्री और एक्सरे बीम की वेवलेंथ गिवन है। बेटा पहले ये असल में दो सैंपल्स की बात कर रहे हैं, दो एक्सपेरिमेंट्स को इसने एक न्यूमेरिकल के अंदर कंबाइन कर दिया है। एक दफा पहले जो वेवलेंथ यूज कर रहा है वो लेमडा है, उसकी वैल्यू आपको नहीं बताई गई, वो कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, जब लेमडा इंसिडेंट होती है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन होने का मतलब है एन की वैल्यू 1 है, और जब एन की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना है, थीटा है 26.5 डिग्री। फिर सैंपल चेंज करता है, सैंपल चेंज करने के साथ साथ ही क्या करता है बेटा, ये वेवलेंथ भी चेंज करता है। और वेवलेंथ लेमडा जो है वो 0.097 नैनोमीटर है।
0.097 नैनोमीटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब ये वाली वेवलेंथ यूज कर रहा है तो जो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है वो 3 हो जाता है, यानी थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन होती है। और थीटा फिर आपको देता है 60 डिग्री। तो आपसे कहता है जी इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैलकुलेट करके दें और वेवलेंथ कैलकुलेट करके दें। तो बेटा एक दफा डाटा यूज किया जाएगा प्राइम वाला डाटा, और एक दफा डाटा यूज किया जाएगा जिसको हमने प्राइम नहीं कहा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले 2d साइन थीटा प्राइम इज इक्वल टू एन प्राइम लैम्डा प्राइम। यहाँ से देखें एन प्राइम भी गिवन है, लैम्डा प्राइम भी गिवन है, थीटा प्राइम भी गिवन है, तो डी कैलकुलेट हो जाएगा। और लास्ट पे दोबारा से वही ब्रैकेट इक्वेशन यूज करके 2d साइन थीटा, अब इसके अंदर जो डाटा देखें सारा यूज करेगा वो विदाउट प्राइम वाला करेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा ओवर एन। तो वैल्यूज पुट करके बेटा दोनों आंसर्स आ जाएंगे। कोई डाउट होगा तो आप लाजमी क्लास के अंदर डिस्कस कीजिएगा। तो हमारा लेक्चर यहीं तक था बेटा, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 विच इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।